के ऊपर थे अपने पास कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होगी आप लोगों ने अपनी आईकैप के अंदर, और क्या कहा था मैंने, बुक परचेज नहीं करना आईकैप की, क्यूएम की जरूरत नहीं है, कोई और बुक भी परचेज करने की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जितना मटेरियल देना होगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब कोई दोस्त बोलता है कि यार उसकी बुक ले लो, उसकी बुक ले लो, उसकी बुक ले लो, तो उसी को दे देना, वो लेना नहीं उससे, बोला नहीं हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने एक चैप्टर से स्टार्ट करना है अपने पास, स्टैट्स पोर्शन का वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, रिग्रेशन प्रभाव। क्या नहीं आ रही बेटा? ठीक है भाई, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन अपने पास, वैसे तो अगर इंटरनेशनल स्टैट्स की बुक देखो तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दो अलग अलग चैप्टर्स है, रिग्रेशन अलग है, कोरिलेशन अलग है, लेकिन चूंकि इंटरकनेक्टेड है दोनों आपस में, इसीलिए आके अपने दोनों को मर्ज करके एक साथ दिया हुआ हमारे स्टडी टेक्स्ट में। ठीक है ना, वरना अगर आप इंटरनेशनल स्टैट्स की बुक देखेंगे या अपने पास आईसीएआई वगैरह की बुक देखेंगे, क्या आईसीएआई क्या है? हाँ इंडिया, आईसीएआई जो है वो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है ना, या इंटरनेशनल स्टैट्स वगैरह की बुक देखोगे तो रिग्रेशन अलग नजर आएगा आपको, कोरिलेशन अलग नजर आएगा। एग्जाम्स के हिसाब से बात करें तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के जो एग्जाम्स की वेटेज है वो अराउंड कोई 10 से 12 मार्क की है। अब चेक करें, अब आवाज आ रही है रुबाब? हाँ भाई, तो क्या था मैं, आ जाओ सब ध्यान से सुनो। एग्जाम्स के हिसाब से रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोई 10 से 12, 8 से 12 मार्क तक का आएगा, जिसमें थ्योरी के भी आपके पास एमसीक्यूज हो सकते हैं और कैलकुलेशन के भी एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। अब सर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को देखने के लिए हम रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बगैर रिग्रेशन पढ़े हम कोरिलेशन नहीं पढ़ सकते। तो हम अपने पास पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस सबसे पहले, कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या और क्यों, है ना, कि क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे रिग्रेशन पढ़ के निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल दें, कहाँ अप्लाई करूंगा इसको रियल लाइफ में, तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है और रिग्रेशन एनालिसिस हम क्यों यूज करते हैं, भाई कोई रीजन तो होगा ना यार, ऐसे फजूल में थोड़ी यूज करेंगे इसको। ओके, तो इसका जवाब देने के लिए हम एक चीज देखेंगे जिसका नाम है रिग्रेशन मॉडल। अब भाई ये रिग्रेशन मॉडल क्या चीज है, डेफिनेशन मेरे साथ साथ कॉपी करें फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो डेफिनेशन में लिखा हुआ है अपने पास कि रिग्रेशन मॉडल is used when you want to estimate regression model is used when you want to estimate the
चेंजेस ऑफ independent variable on dependent variable. डन हो गया कॉपी? क्या समझ आया? ये तो ट्रांसलेशन कर दी, समझ क्या आया? ये तो तुमने ट्रांसलेशन करी है तो। हाँ भाई, क्या समझ आया? अब अगर मैं पहली दफा डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, पहली दफा पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे कुछ वर्ड्स हैं जो कि मसला कर रहे हैं डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, हमारी एक आदत ये होती है कि क्योंकि इंटरमीडिएट की आवाम है, मैं भी इंटरमीडिएट से ताल्लुक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है कि भाई अगर एक डेफिनेशन के अंदर 5 लाइनें हैं और स्टार्टिंग की 2 समझ आ रही है, एंड की 2 समझ आ रही है और बीच की लाइन समझ नहीं आ रही, मैं याद कर लेता हूँ उसको, है ना, रट्टा मार लेता हूँ, ऐसी कैसी लिख के आ जाऊंगा। आई कैप में ऐसा नहीं होता, आई कैप में सवाल ही उस एक लाइन से आता है, क्योंकि वही तो मेन लाइन थी जो समझ नहीं आ रही मुझे। तो रट्टा मारने वाली तो कोई अप्रोच है नहीं, हमें सब चीजें लॉजिकल लेके चलनी पड़ेंगी। तो देखो लिखा हुआ है कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट, जब हमें एस्टिमेट लगाना होगा किस चीज का? चेंजेस का एस्टिमेट। फिर डेफिनेशन से पूछो किस चीज के चेंजेस का एस्टिमेट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस का एस्टिमेट लगाना होगा किस पर? तो डेफिनेशन कह रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। उसका मतलब सारे सवाल तो डेफिनेशन ने दे दिए मुझे, सारे सवाल के जवाब। रिग्रेशन मॉडल क्या है? एस्टिमेट लगाते हैं किस चीज का? चेंजेस का। किस चीज के चेंजेस का? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके ऊपर? लेकिन अभी भी मुझे वर्ड एस्टिमेट समझ नहीं आ रहा सही से। एस्टिमेट का मतलब क्या है यहाँ पर डेफिनेशन में? अंदाजा क्या यार, साइकोलॉजिकल क्लास थोड़ी चल रही। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है, ये भी मुझे नहीं पता। और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है, ये भी नहीं पता। इसका मतलब ये 2-3 चीजें हैं जो कि मुझे मसला कर रही है डेफिनेशन को समझने में। क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? है ना ऐसा? आओ एक कहानी सुनो। एक दफा का जिक्र है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। कॉपी कोई नहीं करेगा, सब हाथ बांध के स्टोरी सुनेंगे। भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है, चीजें बनाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर मेरे पास 2 डेटा आया, एक सेल्स का डेटा, एक प्रोडक्शन का डेटा। अच्छा, कंपनी क्या करती है? कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है, बेचती भी है। ओके भाई, ओके, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। पहले साल, लेट से साल 2019, साल 2019 के अंदर कंपनी ने 1 लाख यूनिट्स क्या करे? बनाए। 1 लाख यूनिट्स कंपनी ने क्या करे? बनाए और बनाकर बेचे। जब 1 लाख यूनिट्स कंपनी ने बनाकर बेचे मेरा भाई, तो हुआ ये कि इसके रिजल्ट में जो सेल्स जनरेट हुई वो 20 लाख रुपए की हुई। 20 लाख रुपए पैसा आया कंपनी के पास, कोई मसला नहीं है। 2020 के अंदर कंपनी ने 2 लाख यूनिट्स बनाकर बेचे। क्या हुआ? फिर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला मेरा भाई कि सेल्स क्या हो गई? डबल हो गई। 40 लाख रुपए की सेल आ गई। है ना समझ में? 2021 के अंदर कंपनी ने 2.5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे और बेचे, जिसके रिजल्ट में जो सेल्स आई वो कितनी आई? 50 लाख। मतलब 5 मिलियन की सेल्स आ गई। अब तक क्या चल रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रही है, सेल भी बढ़ रही है। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फिर सेल्स भी कम हो जाएगी, जैसे तो उसके हिसाब से पैसा आएगा ना। अब एक सीन हो जाता है 2022 में। केस ये होता है कि अब जो ओल्ड प्लांट था
जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो हो गया पुराना। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसको डिस्पोज कर दिया, निकाल के फेंक दिया और न्यू प्लांट इंस्टॉल कराया। नया प्लांट आई, नई मशीन आई, नए सॉफ्टवेयर की नई ऑप्शंस के साथ, उससे बेहतर मशीन आई। तो मेरा मैनेजर मुझसे ये कह रहा है कि अब बताओ कि 2022 के अंदर सेल्स कितनी होगी। मतलब 2022 की सेल्स का क्या लगाओ, एस्टिमेट लगाओ कि 2022 की सेल कितनी होगी। तो मैं उसको बोलूंगा सर सेल का होना ना होना डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी। भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल ज्यादा जनरेट होगी, प्रोडक्शन कम होगी सेल्स कम होगी। इसका मतलब सेल्स इज योर डिपेंडेंट ऑन, तो सेल्स कौन सा वेरिएबल हो गया फिर, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और प्रोडक्शन कौन सा वेरिएबल हो गई, अदर थिंग रिमेन सेम। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब क्या है कि लेबर्स और एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और ये और वो सारी चीजें मैंने कांस्टेंट रखी हैं, ऐसा ना। तो इसका मतलब सेल्स का होना ना होना किस बात पे डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल्स ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन कम होगी सेल्स कम होगी। इसका मतलब मेरा बेटा कि सेल्स हो गया हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रोडक्शन क्या हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सर डेफिनेशन में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज भी तो आ रहा था, देखो ना, पढ़ो। व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो चेंजेस कहाँ आई हमारी एग्जांपल में, ये प्लांट निकाल के फेंका है ना, ये चेंजेस आ गई। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, जिसका एस्टिमेट कहाँ लगाना है मुझे, सेल्स के ऊपर लगाना है कि सेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब मैं कौन सी कैलकुलेशन करूंगा, मैं रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करूंगा अपने पास। क्यों, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल में काम ही यही करता है। अब डेफिनेशन पढ़ो, देखो अब समझ में आएगा कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट, एस्टिमेट के अंदर 2022 की सेल्स ध्यान में आ रही है, एग्जाम्पल में 2022 की सेल्स ध्यान में आनी चाहिए एस्टिमेट के वर्ड के ऊपर। एस्टिमेट द चेंजेस, चेंजेस के ऊपर वो नया प्लांट पुराना प्लांट आना चाहिए। चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सुनते ही आपके ध्यान में प्रोडक्शन आनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, सेल्स आनी चाहिए, ऐसा ना। तो बेटा याद रखिएगा रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर एक्स से डिनोट करते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर वाई से डिनोट करते हैं। क्या डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई, मेरी थोड़ी थोड़ी आई है। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं आज की क्लास लेने बैठा हूँ तो मुझे 50% समझ आया है, 50% अभी थोड़ा सा बाकी है। ऐसा है या नहीं है, हाथ खड़ा करो जिनका 50% बाकी है, कि थोड़ा कॉपी करें। मेरे ऑनलाइन वालों सबको समझ में आ रहा है, सब साथ है मेरे। अच्छा जो एरों की तरह क्लास नहीं लेना, वो मैं कुछ पूछूं तो मुझे मैसेज करके आपने बताना है, ठीक है ना। हाँ शाबाश, वेरी गुड। बार बार ऑनलाइन में बच्चा क्लास ले रहा होता है, वो क्लास तो ले रहा होता है लेकिन चला फेसबुक रहा होता है। तो फेसबुक नहीं चलानी है, भले नोटिफिकेशन आएगी मैसेज वैसेज आएंगे, आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना। मैंने अपना ग्रुप नहीं बनाया है ना डिस्कशन का, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना रहा हूँ डिस्कशन का, जिसमें क्यूएम से रिलेटेड हम सारी डिस्कशन वहां करा करेंगे, ठीक है। जिसको कोई सवाल समझ नहीं आएगा ग्रुप पे डालो, बाकी लोग पार्टिसिपेट करो समझाने के लिए। क्योंकि अगर एक सवाल एक बच्चे को नहीं आ रहा तो वो सवाल क्लास में 10 बच्चों को नहीं आ रहा होगा। 10% का 10 बच्चों का मतलब है 10% आवाम हो गई ना यार। तो अगर क्लास में वो 10% बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसको मेरा एड्रेस करना बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा आज, और आप लोग मुझे रात तक ग्रुप का लिंक मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रुप का लिंक आप शेयर करूंगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे आप
ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, सही है। जी भाई, कॉपी कर लिया। सदर की साइड से कितने लोग आते हैं, सदर गार्डन वगैरह की साइड से? कोई नहीं आता। मलिर वगैरह की साइड से कितने लोग आते हैं? ओके। गुलशन वगैरह की साइड से? नाजाबाद वगैरह की साइड से? तुम लोग नाजाबाद वगैरह की साइड से आते हो? कहाँ से? ईदगाह? निश्चय इमाम बारगाह? अच्छा। और कौन सा एरिया बचा? क्लिफ्टन वगैरह की साइड से कौन आता है? क्लिफ्टन लियारी में? नहीं ना, और मुझे पता नहीं ना कि क्या होगा। और सरदानी वगैरह की साइड से या उसकी तरफ से? कोई नहीं है। बाजी क्या चल रहा है? हाँ, मना कर दो बेटा, बोलो अभी सर मना कर रहे हैं, घर जाके। सही है बेटा। चलो आओ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। भाई, सब साथ है ना मेरे? चलो ठीक है, अब सबकी अटेंशन बोर्ड पे नहीं चाहिए। मोबाइल मोबाइल रख दो, सब हाथ वाथ छोड़ दो से, ठीक है ना? अब देखो भाई, गर्मियों का सीजन आ गया है। आप लोग जानते हैं, हीट स्ट्रोक के दिन आ रहे हैं, आम भी आ रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है। कभी कल गर्मी ज्यादा थी, आज गर्मी कम है। कल हो सकता है फिर ज्यादा हो, क्योंकि कल तो जुम्मा है, वैसी ज्यादा होती है गर्मी। अल्लाह खैर करे। तो भाई, सीन ये है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है किसी घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आ रहा। आ रहा है ना लड़की बिल? ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा है, पीछे यूनिट्स की कंजम्पशन भी आ रही है। अजान हो रही है क्या? अजान हो रही है, 2 मिनट खामोश रखो, ठीक है।
तो भाई देखिए, गर्मी आ गई है, बिल भी आ रहा है, यूनिट की कंजम्पशन भी आ रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मार्च के महीने में मेरे घर में 4 AC लगे हुए, 4 कमरों में 4 AC लगे हैं भाई। मार्च के महीने में गर्मी शुरू हो गई, 4 AC चलना शुरू हो गए। लेट से मैंने कोई 5,000 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए मिसाल के तौर के ऊपर। 5,000 यूनिट्स कंज्यूम करे, मेरा बिल आया 1.5 लाख रुपए का। अब्बा तो पागल होगा देख के, 1.5 लाख रुपए का कौन बिल भरेगा। खैर भर दिया भाई। मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल आ गया, गर्मी और ज्यादा हो गई, 6,000 यूनिट जलाए। अब बिल ज्यादा आएगा ना, बिल और ज्यादा आ रहा है भाई। 2 लाख रुपए का बिल आ गया, अब और पागल होगा, कौन भरेगा 2 लाख रुपए का बिल। चलो फिर भर दिया बिल 2 लाख रुपए का। फिर आया मई, मई के अंदर और गर्मी हो गई, 7,000 यूनिट चला लिए, 2.5 लाख रुपए का बिल आ गया। अपन ने AC निकाल के फेंक दिया, बोला बहुत हो गया भाई, ये कौन बिल भरेगा 2.5 लाख रुपए का, बहुत हो गया। अब लेकिन गर्मी तो आ रही है ना यार, जून आ रहा है अभी तो, जुलाई आ रहा है। तो मैंने अब्बा को एक मशवरा दिया है कि एक काम करते हैं कि हम पुराने AC निकाल के फेंक देते हैं, पुराने AC निकाल के फेंक देते हैं और न्यू इन्वर्टर AC लगाते हैं। वो आता है ना इश्तेहार, बिजली की बचत 70% तक कम, क्या ऐसी कुछ आता है ना, न्यू इन्वर्टर AC लगाओ। तो भाई वो अब्बा को चिपका दिया, न्यू इन्वर्टर AC आ गए। अब कह रहे हैं अब्बा बताओ जून में बिल कितने का आएगा। अब नई AC तो लगा ली है, अब बताओ जून में बिल कितने का आएगा। तो भाई बिल का आना ना आना किस बात पे डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर न्यू इन्वर्टर AC में मैंने 10,000 यूनिट जला लिए, तो क्या बिल कम आएगा क्या? नहीं ना, हो सकता है बिल 5 लाख का आ जाएगा, और अगर कम के जलाए तो कम आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा भाई कि बिल का आना ना आना डिपेंड करता है कि उस मंथ के अंदर आपकी कंजम्पशन कितनी हो रही है, ऐसा ना। तो बिल कौन सा वेरिएबल हो गया फिर, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये कौन सा वेरिएबल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जून के बिल का एस्टीमेट लगाना होगा, तो बेटा मैं क्या करूंगा, अपने पास रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करूंगा। रिग्रेशन मॉडल के थ्रू मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा अब्बा को कि इतने यूनिट्स अगर चलेंगे तो इतना बिल आया करेगा आपका। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ऐसा ना। ओके, इसको भी कॉपी कर लो। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फर्क समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि डेफिनेशन को आप किधर फिट किया करेंगे अपने पास, रिग्रेशन मॉडल कहाँ अप्लाई हुआ करेगा। या एक एग्जांपल और दूं, या इतने से काफी है, इतने तक काफी है। ओके हो गया। रिग्रेशन मॉडल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपको पता है। स्टैट्स में पढ़ाई जाने वाली हर एक छोटी से छोटी चीज, भले वो मीन हो या भले वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, उसका रियल लाइफ से लिंक बहुत ज्यादा है। रिग्रेशन मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं अपने पास। इसी इंपॉर्टेंस की वजह से आईकेएफ ने रिग्रेशन मॉडल को कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर डाला है। पिछले 1.5 साल आईकेएफ ने कैफ 6 के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ाए जो हमारे क्यूएम से रिलेटेड है। क्यूएम के 5 चैप्टर स्टैट्स पोर्शन के प्रॉपर आईकेएफ ने एमएफए के अंदर रिपीट करें, लेकिन अब आईकेएफ ने वो कोर्स से एक्सक्लूड कर दिए।
चले आगे बढ़े। तो भाई बात ये आती है अब कि ये तब तो ठीक है कि रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट लगाता है। मेन यूजेस क्या है? पहला यूज, एक मिनट रुकिएगा। पहला यूज मेरा बेटा कि रिग्रेशन मॉडल हम यूज करते हैं फॉर फोरकास्टिंग। फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर प्रिडिक्शन। जाहिर सी बात है भाई, मुझे जून के बिल का एस्टिमेट लगाना है ना, तो जून का बिल जुलाई में आएगा ना, अगले महीने आएगा ना, अभी आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। तो जुलाई, इसका मतलब ये हुआ कि रिग्रेशन मॉडल हम अपने पास यूज करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। या कंपनी ने आज मशीन चेंज करी है 2021 के अंदर, इसका इम्पैक्ट कब आएगा? पूरे 2022 के अंदर ना। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गई नहीं हो गई है? तो इसीलिए जब भी हमें फोरकास्टिंग करनी होगी रिलेटेड टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब भी हम अपने पास रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे। और अगर हमें एस्टिमेट लगाना होगा, तब भी हम अपने पास रिग्रेशन मॉडल यूज किया करेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर बेटा डेफिनेशन से कुछ कीवर्ड्स भी बाहर निकाल लेते हैं अपने पास अपनी आसानी के लिए। उन कीवर्ड में सबसे पहला एस्टिमेट लगाना, एक वर्ड आ रहा है। और सेकंड हमारे पास आ रहा है क्या? टू वेरिएबल्स। और टू वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है अपने पास मेरा बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा जी, अब आगे सुनो। जो रिग्रेशन मॉडल है, वो दो तरीके का है बेटा। एक है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और एक है मल्टीपल रिग्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हमारे पास कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं। ऐसा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जो है वो हम कैलकुलेशन परफॉर्म भी नहीं कर सकते मैन्युअली। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, एक्सेल यूज करना पड़ेगा हमें अपने पास, ठीक है ना। तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो एक्सेल के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज अब आई कैप ने एक्सप्लोर कर दिया, एमएफए के अंदर था मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है भाई। अब सर बात क्या आ रही है कि हमें ये पता चल गया कि रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये पता चल गया रिग्रेशन मॉडल क्यों यूज करते हैं। भाई दोनों का आंसर मिल गया ना, क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। अब सवाल आ रहा है रिग्रेशन मॉडल कैसे यूज करते हैं। एस्टिमेट तो लगा लूंगा, कैसे लगाऊंगा एस्टिमेट? तो बेटा उस सवाल के लिए हमें देखना पड़ेगा अपने पास, जिसका नाम है रिग्रेशन इक्वेशन।
रिग्रेशन इक्वेशन। बेटा रिग्रेशन इक्वेशंस दो तरीके की हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं y ऑन x, जिसके अंदर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं x ऑन y। इसके अंदर x इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? सवाल में हम लोग बाय डिफॉल्ट सवाल में हम लोग बाय डिफॉल्ट y ऑन x अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ हो कि भाई एस्टिमेट लगाना है और डेटा गिवन हो, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, y ऑन x या x ऑन y? y ऑन x। खुद से सवाल के अंदर खुद से अगर ना लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट y ऑन x अप्लाई करेंगे। फिर x ऑन y कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि x ऑन y अप्लाई करें, तब x ऑन y अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ में? बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या? खुद से अजम्पशन लेके जो मैं अप्लाई करूंगा। ठीक हो गया भाई? सो हम देखते हैं अपने पास अपनी पहली इक्वेशन जिसको हमने नाम दिया है y ऑन x का। सो y ऑन x की जो इक्वेशन है बेटा वो है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब ये नई चीज आ गई, a और b एक्स्ट्रा चीजें आ गई ना। आओ करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि y मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x मेरे पास क्या है, a मेरे पास क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट, और b मेरे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ऐसा चले आगे बढ़े। अब भाई a कैसे कैलकुलेट होता है, या पहले देखते हैं b कैसे कैलकुलेट होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है बेटा, फॉर्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये जो ये लिखा हुआ है इस तरीके से ई एक्स वाई, इसका मतलब होता है सम ऑफ एक्स इंटू वाई। मतलब पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराऊंगा हर वैल्यू को, फिर उनको ऐड कर दूंगा तो सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है? ई एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स। ई वाई का मतलब क्या है, सम ऑफ वाई। ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। और एन क्या है, नंबर क्या है, किसका नंबर, नेचुरल नंबर।
ये नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, भाई भूल जाओ इसको, कुछ नहीं होते, ये बेकार होते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये कौन याद रखता है? क्या होते हैं वैसे होल नंबर? जीरो से होते हैं? तो फिर नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? सोच लो भाई, ऐसा नहीं हो नेचुरल जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर वन से स्टार्ट होता है, ऐसा तो नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं, दोस्तों के टेबल में नहीं आते वो। नखरे ज्यादा होते हैं ना उनके, नोबेल गैसेस की तरह होते हैं वो। पहले आगे बढ़े भाई। अब भाई ए कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी देख लेते हैं। तो ए कैलकुलेट होता है सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स ओवर एन। ऐसे ए कैलकुलेट होता है, ऐसे बी कैलकुलेट होता है भाई। पहले सवाल देखें। हाँ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, उमैमा। हाँ उमैमा, आगे बढ़े, सवाल देखें, सॉल्व करें। अच्छा, मुझे एक बात का अफसोस है, बताऊं या जाने दूं? क्या फायदा, तुम पूछा ही नहीं तुम लोगों ने। एक अटेम्प्ट लगेगी तो मैं बताऊंगा ना यार। एक अटेम्प्ट लगेगी, मतलब एक दफा पेपर फेल होगा, फिर दोबारा पे पता चलेगा ना कि ये भी पूछना था। है? तो पूछा ही नहीं तुम लोगों ने। भाई ए क्या है यार? ए क्या है? क्या होता है रिग्रेशन कांस्टेंट? कैसे कैलकुलेट होता है वो तो मैं लिखवा दिया। मैं तो भी सवाल कराता, जान भी छुड़ा लेता, हो गया काम। ए क्या होता है? रिग्रेशन कांस्टेंट तो होता है, लेकिन करता क्या है, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना भाई। और बी क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो क्या है? कुछ ना कुछ तो करता होगा, हमें क्या काम? हमें कौन सा अप्लाई करना है बड़े होके, है ना? हमें ही अप्लाई करना है भाई बड़े होके। तो पता होना चाहिए ना ए क्या है, बी क्या है। तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। हाँ लड़की, क्यों नहीं पूछा? मेरे को आता है इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। तुमने क्यों नहीं पूछा? मैं ऐसा मसरूफ थी छापने में भी। वो एक बच्चा दूसरे बच्चे का कॉपी कर रहा होता ना पेपर में देख के, तो पूछता है कि तूने क्या लिखा है, तो वो पेपर का टाइम खत्म होने वाला तो बोलता तुझे जो समझ आ रहा है ना तू लिख ले। ये वैसे ही था। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जो समझ आया मैंने लिख लिया, बस बाकी देखा जाएगा, कल की कल देखी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है यार। ए का मतलब क्या है? रिग्रेशन कांस्टेंट, वो मतलब कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का एक भी यूनिट कंज्यूम ना करूं, तो क्या मेरे घर में जीरो बिल आएगा? बिल तो आएगा ना यार, लाइन रेंट आएगा, मीटर रेंट वगैरह आएगा, या नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब क्या, बगैर यूनिट खर्च करे जो मुझे खर्चा पड़ रहा है, वो क्या है? वो रिग्रेशन कांस्टेंट है मेरे पास। ऐसा। और फिर क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब? क्या, एक यूनिट इस्तेमाल किया 50 रुपए बिल में ऐड होगा, 2 यूनिट इस्तेमाल किया 100 रुपए ऐड होगा, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करने पे जो बिल के अंदर एक्सटेंशन बढ़ रहा है, बिल का अमाउंट, वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है मेरे पास। ऐसा बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा जी। फिर इसको थोड़ी सी देर में और क्लियर देखेंगे, ताकि समझ में आए हमारी। अपनी क्लास कब तक है? 5:45 तक, 10 मिनट बचे हैं, इसका मतलब ये तो क्लास ही खत्म हो गई यार अपनी। ये क्या बात हुई, शुरू होते ही खत्म हो गई? चलो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं सवाल कराऊंगा तो फिर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। या मैं 5 मिनट 10 मिनट ऊपर कर दूं, मसला तो नहीं है? रोगे तो नहीं ना तुम लोग? हैं? हाँ, कुछ कह रही हो? नहीं, अभी तुमने ऐसे किया था ना। रोगे तो नहीं ना? सही है। चलो ओके, आ जाओ फिर।
चले बेटा, सवाल मैं शो कर रहा हूं। सवाल कॉपी करने की जरूरत नहीं है टेबल एक्सटेंड, नहीं नहीं, और बड़ा कर दूं, विजिबल करूं? अरे नहीं ना, टेबल एक्सटेंड नहीं करना ना, सवाल कॉपी नहीं करना, सवाल का नंबर डाल दो, मैं हैंड आउट दूंगा, उसमें सवाल लिखा हुआ होगा। सही है ना, मैं पीडीएफ हैंड आउट आपको दूंगा, उसमें सवाल मेंशन होगा, जरूरत ही नहीं सवाल कॉपी करने की, क्वेश्चन नंबर डाल दें, मैं क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई एक ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन द लाइन ऑफ, इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ। मैं ये हाइड कर रहा हूं अपने पास, कौन सी, y और x की। तो देखो y का डेटा भी हमें गिवन है और x का डेटा भी हमें क्या है, गिवन है। एक काम करते हैं, x के डेटा को और y के डेटा को लिस्ट डाउन करते हैं। मतलब x की वैल्यू जा रही है 1 2 3 4 6 7 8 9। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसका सम करे, जरा बताएं क्या आ रहा है इसका सम। 9 8 10 12 11 13 14 16 एंड 15। x का 45 है, पक्का ना भाई? ओके, लिख देते हैं आपके कहने के ऊपर 45। ओके बेटा, फिर y का 108। अब हम निकालना है हमें एक्स वाई। देखो बच्चा गलती ये करता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम ऑफ एक्स वाई। वो पता है क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि सम ऑफ एक्स को सम ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करें तो बराबर ही आएगा। नहीं, सम ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 108 और 45 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही सम ऑफ एक्स आएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अब प्रूफ भी कर लेते हैं ना। अब एक्स और वाई को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कराएंगे, पहला क्या आएगा 9, फिर 30, फिर 48, फिर 78, फिर 91, और फिर हाँ वो बोलो ना, व्हाट, ये 98 हो जाएगा ना, 128, और ये क्या हो जाएगा 135। 9 16 30 48 55 78 98 128 135, इसका सम करें बेटा, बताएं क्या आ रहा है 590। अब एक काम करो, 45 को 108 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 597 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर मार देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, फिर गलत आएगा। हर इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 8 का 64 और 9 का 81। अब करें इनको जरा ऐड, बताएं क्या आ रहा है 280। एक काम करें, दिल की तसल्ली के लिए 45 का स्क्वायर भी कर लें, देखें 285 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है हर इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा फिर उनको ऐड करूंगा। ठीक हो गया, बस सारा डेटा तो आ गया मेरे पास। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बेटा कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले b निकालूंगा, b का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके हो गया। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है सवाल में, 9। x और y की वैल्यू एक है, ऐसा नहीं है x की 9 है y की भी 9 है 18 कर दिया, नहीं भाई क्या हो गया, एक ही सेट है ना। तो 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई क्या है 597 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर 285 और सम ऑफ एक्स का मतलब 45 का होल स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई बाय 597 करें, क्या आ रहा है? एक मिनट भाई, बोले 5,5373। फिर 45 को 108 से मल्टीप्लाई करें, वो क्या आ रहा है? 4860। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 285 करें, 2565। और 45 मल्टीप्लाई बाय 45 करें, 20। एक काम करें, ऊपर 5373 माइनस 4860 करें, 513। और नीचे वाले को माइनस करें, 540 जाएगा। दोनों आपस में डिवाइड करो। 0.95 क्या बता रहा है बी की वैल्यू? बी का मतलब क्या था? पर यूनिट इंक्रीज। अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स का 1 यूनिट बढ़ेगा, बी में 0.95 से एडिशन आएगा। अगर बी पॉजिटिव होता है तो एक्स का 1 यूनिट बढ़ने से वाई भी बढ़ेगा, और अगर बी नेगेटिव होगा तो एक्स बढ़ेगा और वाई कम होगा। नहीं आया समझ में? इधर देखो भाई, ये लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है और ए की वैल्यू है लेट से 50, बी की वैल्यू है लेट से 2। अब एक्स का 1 यूनिट बढ़ा, एक्स का क्या यूनिट है? 1। तो वाई का यूनिट क्या हो गया? 52। मतलब क्या हुआ? जो कोफिशिएंट है उससे इंक्रीज आ गया। मतलब एक्स 1 यूनिट बढ़ेगा, वाई में 2 यूनिट से एडिशन आएगा। भाई एक्स 2 यूनिट बढ़ रहा है तो वाई में 4 यूनिट से इंक्रीज आएगा। तो एक्स बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यही माइनस होता, लेकिन अगर ये प्लस की जगह, तो देखो एक्स का 1 यूनिट बढ़ा है और वाई का क्या हो गया? 2 यूनिट से। तो अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास प्लस आता है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन एक्स मींस इंक्रीज इन वाई। और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन एक्स मींस डिक्रीज इन वाई। ऐसा ना? आओ इसको लिख भी देते हैं। इफ regression coefficient is positive, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, देखो ये देखो, इंक्रीज इन एक्स, एक्स में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्स मींस इंक्रीज इन वाई। ऐसा ही है ना? ऐसा, या पूरा सेंटेंस लिख के इंक्रीज इन एक्स समझ में आ रहा है ना? एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। फिर ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? कि इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन एक्स मींस डिक्रीज इन, एक्स बढ़ेगा, वाई कम होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े, सब साथ है? नहीं? अब ए कैलकुलेट करते हैं। अब ए कैलकुलेट करते हैं तो ए का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। ए का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स ओवर एन। अच्छा मेडिकल वालों मुझे बताओ, मैंने बी और सम ऑफ एक्स के बीच में डॉट लगाया है, इसका मतलब क्या है? ये अच्छा, चलो शुक्र है, अल्लाह पाक का इतना तो पता है। नहीं पता तो मैं बता देता, मैंने पूछा इसीलिए था तुम लोगों से, ठीक है ना? नहीं सर, इतना तो आता है हमें। ओके, पहले एक काम करें, 108 को डिवाइड करें 9 से, क्या आ रहा है? क्योंकि मैंने एलसीएम नहीं लिया हुआ ना, तो क्या हुआ? एलसीएम लूंगा तो फिर एक आएगा ना। लगाओ।
हाँ 12 आ रहा है। 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, ओके। अब एक काम करो, 0.95 मल्टीप्लाई 45 करो और फिर जो आंसर आए उसमें डिवाइड दबाना। ऐसे नहीं निकला कैलकुलेटर में कि 0.95 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे करोगे तो पहले 9 डिवाइड करेगा 45 को, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा 0.5 को। ऐसे नहीं करना, या तो ब्रैकेट लगा के कर लो या फ्रैक्शन लगा के कर लो। फ्रैक्शन का साइन डाल देना और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख के बताओ क्या आ रहा है। 4.75, दोनों को माइनस कराएं, एक ही वैल्यू क्या आई, 7 इसका मतलब ए भी आ गया और बी भी आ गया। आओ एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन में रखते हैं कि y इज इक्वल टू 7.25 प्लस 0.95x। ये मेरा आंसर है। फर्दर क्या सॉल्व करूं इसको मैं, प्लस कैसे होगा, एक वेरिएबल के साथ एक बगैर वेरिएबल करे तो वेरिएबल के साथ वाला वेरिएबल के साथ वाले से ऐड होता है और उसी से माइनस होगा। इंक्रीज हो रहा है ना, x बढ़ेगा तो y के अंदर, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 7.25 रहेगी, इतना रहेगा। y नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, 7.25 रहेगा। और अगर x बढ़ेगा तो y के अंदर 0.95 से एडिशन होगा। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कल क्या है, जुम्मा छुट्टी है, ओके, जुम्मे को छुट्टी मारते हैं, हफ्ते को मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ग्रुप में आज तो आप रात तक मुझसे ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सबके पास हो गई, आप व्हाट्सएप पे मुझसे लिंक मांग लेना, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो बाकी लोगों से ले लीजिए आज ना। डन, कॉपी कर लिया सबने, ओके।